कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी में विधानसभा की 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। बीजेपी और एसपी एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार कर रहे हैं। इस बार ट्रांसफर और पर लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। रामगोपाल यादव ने भाजपा की शिकायत की है। दरअसल रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग जाकर यूपी सरकार के खिलाफ ऑफिशियल शिकायत दी है। उपचुनाव से पहले अधिकारियों को हटाने का आरोप लगाया है। एसपी का यह आरोप है कि मुस्लिम और यादव अधिकारियों को जानबूझकर उपचुनाव वाली सीटों से हटाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हर सीट पर 20,000 वोट काटने की बीजेपी की तैयारी चल रही है। साथ ही भाजपा का 20,000 वोट जोड़ने का टारगेट भी है। इस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया और एसपी की उपचुनाव से पहले ही नौटंकी शुरू हो गई, ऐसा कहा। अब एसपी हार के बहाने तलाश रही है। कुल मिलाकर इस सियासी वार पलटवार पर करेंगे बहस। पहले ये रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले ट्रांसफर पर क्यों मचा घमासान? उपचुनाव होने हैं विधानसभाओं के, उसमें यादव और मुसलमान अधिकारियों को हटाया जा रहा है। इससे साफ हो चुका है कि बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने जा रही है। एसपी की ईसी से शिकायत, हटाए मुस्लिम यादव अधिकारी। अधिकारियों का ट्रांसफर करना, कमिटेड अधिकारियों को पोस्ट करना, बीएलओ तक को जाति के आधार पर हटा देना। कोई यादव मुस्लिम नहीं रह सकता है, फील्ड में कोई यादव मुस्लिम नहीं रह सकता है। और लोगों के वोट काटने की तैयारी, 20,000 हर विधानसभा में वोट काटिए। यहाँ ऊपर से आदेश लखनऊ से आया है, 20,000 काटो, 20,000 जोड़ो। रामगोपाल का आरोप, 20,000 वोट काटने की तैयारी। बीजेपी का पलटवार, हार से पहले एसपी की नौटंकी तैयार। सरकार और सत्ता के नाते लोग चुनाव जीते तो 2012 में बहन मायावती जी की सरकार नहीं बदलती और आदरणीय अखिलेश जी 2017 में आपकी भी सरकार नहीं बदलती। रही बात तुष्टीकरण का कार्य, तो आप करते ही रहते हैं। तुष्टीकरण करिए, लेकिन हिंदू धर्म को जातियों में मत बांटिए। उपचुनाव की सियासी लड़ाई MY फैक्टर पर आई। देखिए, पीडीए समाजवादी पार्टी की ताकत है और पीडीए के हक और हकूक की लड़ाई सदैव समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ते रहते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और महाबहस में डिबेट शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज के सवालों पर, जिन पर फोकस रहेगी डिबेट। तो सवाल नंबर 1, उपचुनाव से पहले ट्रांसफर पर टक्कर। ये एक अलग सियासी बहस शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर उपचुनाव वाली सीटों पर मुस्लिम और यादव अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उनको रहने नहीं दिया जा रहा। सवाल नंबर 2, कर्मचारियों के तबादले पर क्यों तिलमिलाई समाजवादी पार्टी? ट्रांसफर पोस्टिंग जो कि किसी न किसी कारण से होती रहती है, प्रशासनिक फैसले होते हैं, इस पर राजनीति की गुंजाइश कैसे शुरू होती है, ये सवाल पूछेंगे। और तबादले का 20,000 वोट से क्या कनेक्शन है? एक तरफ तो तबादले को लेकर शिकायत की गई और यह भी आरोप लगाया गया कि 20,000 वोटर्स को हटाने और अपने 20,000 ऐड करने की कवायद चल रही है। और बहस के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय शंकर पांडे जी पूर्व IAS हमारे साथ हैं, प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में जुड़ गए और थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सवाल की समीर जी आपसे, ये बहुत गंभीर आरोप, बाकायदा ऑफिशियल शिकायत जो है वो चुनाव आयोग से की गई है समाजवादी पार्टी द्वारा, और वो ये कि एक तो आप उनका जो MY फैक्टर है, मतलब मुस्लिम यादव अधिकारी जानबूझ के चुनाव वाली जगहों से हटा रहे हैं, उनको वहां रहने नहीं दे रहे, ट्रांसफर उस अकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, और 20,000 वोटर उनका हटवा रहे हैं, अपना ऐड करवा रहे हैं। देखिए आस्था जी, दो बातें मैं कहूँगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी है, और हमने पहले दिन से ही नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम कभी भी जातिवाद की बात नहीं करते, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, यादव मुसलमान, यादव मुसलमान। अरे समाज के अंदर और भी लोग हैं। सरकार के निर्णय यादव मुसलमान पर नहीं होते,
गुड गवर्नेंस पर होते हैं और हम निरंतर गुड गवर्नेंस पर हमारे मुख्यमंत्री फैसला कर रहे हैं। हम कभी भी प्रशासनिक आधार पर काम करते हैं, कभी भी धर्म और जाति के चश्मे से हम प्रशासनिक अफसरों को नहीं देखते। उत्तर प्रदेश को आप उठा के देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर काबिलियत के आधार पर, काम की क्षमता के आधार पर, गुड गवर्नेंस के नाते और डिलीवरी के आधार पर अधिकारियों को हम स्थापित करते हैं। और रही बात आरोप की, तो आस्था जी ये जब जब हारने का होता है तब तब ये चिल्लाते हैं और मुसलमान और यादव रखते हैं, कभी ईवीएम को गाली देंगे, कभी प्रशासन को गाली देंगे। आप पिछले चुनाव को ले लीजिए, 19 का चुनाव हुआ था, 22 की विधानसभा हुई थी, इनके कार्यकर्ता लाठी और डंडा लेके एडीएम और डीएम की गाड़ी चेक कर रहे थे कि ईवीएम बदला जाएगा। 2024 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में हर बार ये रोना रोते हैं। ठीक है समीर जी, इस बीच हमें तमजीद अहमद जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन उससे पहले जो बातें समीर सिंह जी ने कही, उन सबको अनुराग भदौरिया जी आपके पास लाते हुए, और साथ ही सवाल भी है कि आपने ऑफिशियल शिकायत चुनाव आयोग से की, कोई आधार, कोई फैक्ट तो होगा कि कैसे मुस्लिम यादव अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं, 20,000 वोटर काटे जा रहे हैं, अपने ऐड किए जा रहे हैं, इसका कोई लॉजिक, कोई तथ्य आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आपने बात सुनी। मैं तो पहले कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी समाज में सामाजिक न्याय की आवाज़ उठाती है। पीडीए के लिए हम काम कर रहे हैं, और ये पीडीए का मतलब समझ नहीं पाते तो हम क्या करें? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े अगड़े, इनके लिए जो समाज में पीछे छूट गए उनके लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। ये 2022 तक गए, 24 पे पहुंच ही नहीं पाए, डर के मारे वहीं रुक गए। उन्हें पता है 24 में जाएंगे तो 33 पे अटक जाएंगे। और अगर ईवीएम में और इस सब चीज़ों में चुनाव आयोग और इस सब व्यवस्थाएं आपकी ठीक ना रही होती तो 3 पे रह जाते, 33 पे नहीं आते। आज भी कह रहे हैं 37 सीटें हमारी आई हैं, गठबंधन की 43 उत्तर प्रदेश में आई हैं, तब भी हम डंके की चोट पे कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव बहुत अच्छी तरह होता तो आप 3 से ज्यादा ना पाते। गुड गवर्नेंस की बात आप कर रहे थे, गुड गवर्नेंस आपका क्या है? फर्रुखाबाद पे बताइए क्या है? 2 बेटियां का शव झूला हुआ पेड़ से पाया गया, कहीं कोई चर्चा कर रहे हैं? यही गुड गवर्नेंस आपकी? और अभी मैं खबर देख रहा था कि उनके परिवार वालों को पुलिस ले गई, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार वालों को उससे दूर रखा गया। गलत है तो सही है, आप बता दीजिए। अभी तो चैनल डिबेट चली रही है, बता दीजिए कि क्या घटना हुई थी, कौन लोग शामिल थे उसमें। ये मत बोलिएगा कि कड़ी कार्रवाई होगी, नजीर पेश होगी। बहुत दिन से सुनने में आ रहा है, जब जब घटना होती है, चाहे हाथरस की घटना हो, तब भी यही बातें की गई थी। सारे सबूत मिटा दिए गए थे, रात के अंधेरे में बच्ची को अंतिम संस्कार करके और उसके सबूत ही खत्म कर दिया आपने। तो सवाल यह है कि आप लगातार गुड गवर्नेंस, अब सुनिए, आपके बीच में सर नहीं बोला, इसीलिए समझ में आ गया कि दर्द किसकी हो रहा है। सवाल पूछा ना कि कार्रवाई हो रही है तो बता दीजिए, वो बताने लगे। अच्छा बताइए क्या कार्रवाई है, बताइए। हम तो कर रहे हैं, बताइए। 2 बच्चे कौन लोग हैं? पूछ रहे हैं। एक कार्रवाई आप अपनी सरकार की बता दो। आपके नेता, अरे कौन लोग हैं बताइए ना, इधर उधर भागने लगे फिर। आदर्श, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन लोग हैं, तो चले गए 2017 में। ये है आपका चेहरा, ये गुड गवर्नेंस है कि हम सवाल पूछेंगे। मैंने इसका सवाल आपसे पूछा कि ऑफिशियल शिकायत दी है तो उसका फैक्ट आपके पास कुछ है, घटना है, कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने आपको नहीं टोका। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है अनुराग जी कि आप सारी डिबेट जो है अपने हिसाब से विषय को आगे रख करके उसके इर्द गिर्द करना चाहेंगे। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। 2 बच्चियों की जान गई है और इस कार्रवाई को सुनिश्चित करना सरकार का काम है। ठीक है, बहरहाल लौटते अपने विषय की तरफ आप दोनों को रोक रही है, और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में, आप दोनों को रोक रही हूँ। तमजीद अहमद जी हमारे बीच में। ठीक है अनुराग जी, बात आ गई आपकी, आपको जो कहना था उसके लिए उपयुक्त समय मिला, अब आप शांत हो जाए। तमजीद अहमद जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। तमजीद जी, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि 10 सीटों पर जहां उपचुनाव होना है वहां पर मुस्लिम और यादव अधिकारियों को नहीं रहने दिया जा रहा। ये चुनाव आयोग से जाकर के उन्होंने कहा है। अब आप भी उनके सहयोगी दल है, क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है हार की भूमिका बनाई जा रही है अभी से। ठीक है कौशिक जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाइन पे इन्होंने अपना पूरा राजनीतिक शिफ्ट कर दिया है, डिस्ट्रैक्ट एंड डिस्ट्रक्शन, तो उसी का ये हिस्सा है। भाई ये नॉर्मल प्रोसीजर में भी ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन सेलेक्टिविज्म जो इन्होंने अपनाया है कि 2 लोग या आप जो भी कह लीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि इसका दायरा हो सकता है और बड़ा हो। हमारे पास तो जो क्षण के खबर आ रही है वो 2 ही समुदाय या 2 ही एक ही जाति और एक ही समुदाय की आ रही है, लेकिन हो सकता है दायरा और बड़ा हो। निश्चित रूप से जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, हमारा तो ये मानना है कि इस पे और गहन चिंतन और विमर्श होना चाहिए। हो सकता है कि पूरा का पूरा पीडीए ही इसमें गायब हो गया हो सकता है कि कोई दलित भी उसमें ना हो सकता, कोई पिछड़ा भी ना हो सकता है, कोई माइनॉरिटी भी ना हो।
तो हम लोग को तो बहुत अंदेशा है। जिस तरीके से आप समझे कि ये लेटरल मतलब आपने इस सवाल को और गंभीर बना दिया है तमजीद जी, लेकिन भाजपा लगातार कहती है कि चलिए आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है आप करिए, लेकिन हिंदुओं को तो मत बांटिए। नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति क्या बात है भाई, इसमें कौन सी तुष्टीकरण है? अगर हम इस बात को सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी इस बात के सवाल उठा रहे हैं कि 90% लोगों के हक और अधिकार मिलने चाहिए, तो इसमें तुष्टीकरण की कहां से बात आ गई? लेकिन जब वो हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाकर बात करते हैं, जब वो मिस इंडिया में से पीडीए खोजते हैं, तो ये तो हास्यास्पद हो जाता है ना। नहीं, गंभीरता कम हो जाती है विषय की। आप नहीं, गंभीरता खत्म नहीं हो जाती, गंभीरता और बढ़ जाती है। आप बात समझिए। अच्छा, हलवा सेरेमनी की फोटो देखकर और मिस इंडिया से पीडीए तलाश कर, मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। संजीव जी, मेरे आज देश को चलाने में जो सबसे पावरफुल बॉडी है, रुक जाइए, में बैठ रही है, बात आने दीजिए, 20 सेकंड सुंदरी प्रतियोगिता में जा रही थी, आपके पार्टी वो की डाटा उठा के प्रत्याशी देख लीजिए, थी और कांग्रेस के आपको सारी नेताओं ने दौड़ा जानकारी के मिल जाएगी। अभी लेटरल एंट्री से 63 आईएएस भर्ती किए गए, उसमें कितने SC ST OBC अगर हम पूछ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। भाई क्या वो लेटरल एंट्री का विज्ञापन तो वापस हो गया ना, वो एडवर्टाइजमेंट तो वापस ले लिया गया, उनके हक और अधिकार की उसको पीएम ने खुद रुकवाया, उसको आप क्यों कोट कर रहे हैं बार बार? आप बताइए कि लेटरल एंट्री के जरिए जितनी भर्तियां हुई हैं उसमें कितने SC ST OBC हैं? फिर हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आप समाज को बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं भाई? आप बताइए क्या 90%? लेकिन जिन जगहों पर चुनाव हो रहा है वहां पर भी आप अधिकारियों के कास्ट फैक्टर को, उनके रिलीजन, उनके पंथ को लेकर के राजनीतिक तरीके से उसको आगे लेकर बढ़े, और जब उसका आधार पूछा जाए तो फिर आप गोलमोल बात करें। और मैं इसका दायरा और बड़ा कर देता हूँ, और मैं इसका 10 सेकंड पूरा कीजिए। 10 सेकंड में मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का यह विचार है, जिस दिन हम सत्ता में आए हम जाति जनगणना भी कराएंगे, 50% के आरक्षण की सीमा भी तोड़ेंगे और सबका उनका हक और अधिकार दिलाएंगे। ये इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का वादा है। ये आपका वादा है। मैं एक सेकंड, अनुराग जी, विजय शंकर जी हमारे बीच में है, पूर्व IAS हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, आरोप सिर्फ यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग और उनका सेलेक्टिव वो देखकर नहीं है, सवाल उससे आगे का है। आरोप यह भी है कि 20,000 वोटर को माइनस करने की साजिश चल रही है और अपना 20,000 ऐड करने की। ये एक पॉसिबल है क्या? एक व्यवस्था है, जब चुनाव होता है कहीं पर, चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है हर चीज। देखिए, चर्चा में जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ वक्ताओं ने पूरी चुनाव की प्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं या इससे पहले बैठे थे, ये निष्पक्ष चुनावों का ही परिणाम था कि विभिन्न लोगों को इस व्यवस्था में मौका मिला। उन्होंने वो मौके को वो गंवा गए या वो नहीं कर पाए आगे, ये उनके ऊपर था। लेकिन ये कहना कि चुनाव प्रणाली में दोष है और सब लोग आंख बंद करके बैठे, ये बहुत बिल्कुल मैं इससे असहमत हूँ। देखिए, प्रश्न ये है, क्या वर्तमान सरकार ऐसा कुछ कर रही है? सीधी सी बात थी कि जो भी लोग शिकायत कर रहे हैं उन्हें पूरा डेटा इसको बना लेना चाहिए और कहना चाहे पब्लिक के सामने भी लाइए। आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन को मत बताइए, पब्लिक के सामने भी लाइए कि देखिए इस तरह से हो रहा है। आप विश्वास मानिए, इस तरह की छूट इनको नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी। दूसरा, चुनाव प्रणाली के बारे में देखिए, मैं सन 80 से चुनाव कराता रहा हूँ विभिन्न कैपेसिटीज में, और मैं पर्यवेक्षक भी रहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में रहा, कमिश्नर के रूप में रहा, SDM के रूप में रहा। एक बात मैं आपसे बता दूं, वर्तमान में आप किसी जात वाले को कहीं भी बैठा लीजिए, वो चुनाव प्रणाली में दखल नहीं दे सकता। मैं इसी के साथ ऐड करना चाहूंगा कि देश के साथ कितना झूठ बोला जा रहा था कि EVM का घालमेल होता है। अब कोई नहीं बोल रहा। जब आप जीत जाते हैं तब EVM ठीक है, जब दूसरा जीत जाता है तो EVM खराब है। केजरीवाल जब EVM को लेकर ड्रामा करता था, जब से वो 70 में 67 सीट पाने लगा, 62 पाने लगा, तो EVM ठीक है। इसी तरीके से जब 2009 में बीजेपी हारी तो अडवाणी जी ने कह दिया EVM में दिक्कत है। जब 14 में बाकी लोग हार गए, भाजपा जीत गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहस बहुत पुरानी है और उसका कोई आधार मिला नहीं, कोई आधार नहीं है इसका। जिस पार्टी की जीत होती है, बम्पर जीत होती है, वो खामोशी साथ जाता है, तब EVM में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अनुराग जी, चाहूंगा कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो आरोप है, इसको ठीक से अगर है तो उसको ठीक से सामने लाइए, इसका करेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और वैसे भी आप किसी भी जात के अफसर को बैठा दीजिए, चुनाव प्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वोटरों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपकी बात को पुष्टि के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने ला। विजय शंकर जी, ठीक है, बोलिए अनुराग जी। देखिए, मैंने आपको बोला कि हम तो 37 सीटें लेके आए हैं, फिर भी हम EVM पे सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि EVM पे सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पूरा EVM एक मशीन है और मशीन में कोई भी गड़बड़ी हो सकती है।
तो हम सवाल तो उठा ही सकते हैं ना। सवाल हम आज ये नहीं कोई हारे आधार तब फैक्ट भी नहीं, होना चाहिए। हम 80 में 80 मशीन जीतेंगे पर तब भी किसकी सवाल डिपेंडेंस? उठाएंगे। मशीन गड़बड़ी और अब करेगी, तो मशीन अनुराग क्या, भदौरिया, इंटरनेट का युग, अब तो AI का युग आने वाला है। आप दूध ह्यूमन के नहीं दूल्हे है तो सवाल उठा सकते हैं। देखिए, आधार मशीन होना भदौरिया चाहिए जी, आप उसका। दूध आप के आप दूल्हे एक हुए आप एक हैं। छोटी छोटी सुप्रीम सी कोर्ट तक बात जा चुका है पूरा मामला, कुछ क्यों नहीं मशीन हुआ। के बोलते ही नहीं, आप गड़बड़ मुझे करते समझ नहीं ही आता। नहीं है। बीजेपी को मशीन तो हमारे गड़बड़ साथ करेगी, की आवाज ईवीएम उठानी गलत चाहिए। कर देगी, फिर देखो अनुराग मशीन के भदौरिया फेवर में क्यों है ये, दूध के दूल्हे बैलेट पेपर हुए के हैं। फेवर में क्यों ये नहीं है? तो तो भगवान इनकी के मनसा पे अवतार है, शंका ये होगा झूठ कि नहीं बोलते होगा? ही नहीं। भाई दोनों ये तो राजनीतिक कभी दल झूठ हैं नहीं और दोनों बोलते, राजनीतिक कभी दल की बेईमानी जिम्मेदारी नहीं बनती है करते। कि भाई ये मिलकर आवाज कभी उठाएं बूथ कब्जा और नहीं इसका करते। सोल्यूशन अरे निकालें कि अगर भदौरिया जनता जी, में शंका कुछ है तो तो शर्म शंका को करो दूर यार। करें, बजाय अरे शंका याद दूर करने करो के लिए वो नीरज ईवीएम के तिवारी पक्ष में आके खड़े एक हो मिनट। जाते हैं। कन्नौज तो का भाई ईवीएम के नौजवान पक्ष में जिसका क्यों खड़े गला हो जाते कट हो? गया मैं तो कह था, रहा हूं, तो 37 सीटें जिसका जीतने गला के कट बावजूद गया भी था सवाल नीरज उठा रहे तिवारी हैं। का। सवाल इस ये है वजह कि भारतीय मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। जनता पार्टी हमारे के बीच पास में वरिष्ठ होता नहीं पत्रकार है। प्रभात त्रिपाठी तो जी, ईवीएम ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। अनुराग जी, अनुराग जी, समीर जी, प्लीज होल्ड, दोनों रुकिए। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। प्रभात जी, हमने पूर्व IAS हमारे बीच में, उनसे भी बात की। ईवीएम को लेकर, चुनाव में गड़बड़ी या मैनेजमेंट को लेकर जो आरोप लगे हैं, चाहे सत्ता पक्ष का भी विपक्ष रहा उसने लगाए हो या आज के दौर के विपक्ष ने लगाए, कोई आधार, कोई फैक्ट कभी निकला नहीं। और इस बार बहस इस चीज पर हो रही है कि चुनाव वाली जगहों से मुस्लिम और यादव अधिकारियों को हटाया जा रहा है। इससे चुनाव प्रभावित होता है क्या? शांत रहिए अनुराग जी, बात आने दीजिए वरिष्ठ पत्रकार की। बोलिए प्रभात जी। नहीं, अभी तो 33 आई है, 3 ठीक है अनुराग जी, पूरी हो गई आपकी बात। प्रभात जी बोलिए। किसान महिला समस्या। अरे भाई अनुराग जी चुप हो जाइए भाई आप। अनुराग जी शांत हो जाइए, आ गई आपकी बात पूरी। पूरा गणित आपने समझा दिया, पूरा पॉल साइंस, सेफोलॉजी सब आपने समझा दिया। शांत रहिए अनुराग जी, ठीक है, बात आ गई आपकी। अभी आपको कोई काउंटर करेगा तो फिर आप कहेंगे कि आपको बोले नहीं दिया जा रहा। शांत रहिए आप वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी की आवाज ऑन एयर जाएगी, बोले प्रभात जी। आस्था जी, इसी वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव हुआ था। 20,000 वोट घटा लेना, बढ़ा लेना, इसके मतलब आपको 37 सीटें मिली थी, तब आपने इसकी शिकायत नहीं की थी? नहीं, शिकायत ये लोग पहले भी कर रहे थे। आपको ध्यान होगा प्रभात जी, जब उपचुनाव हुए थे, चाहे वो आजमगढ़ में हुए हो, रामपुर में हुए हो, जहां जहां उपचुनाव हुए वहां यही बात सामने आई कि एक तो हमारे वोटर को निकलने नहीं दिया गया, दूसरा वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए। तरीके से चुनाव पे एक एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है और ये मुस्लिम यादव ये हटाए जा रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ एक न्यूसेंस क्रिएट करना। अरे भाई मतदान हो रहा है, 10 सीटों का चुनाव हो रहा है, आप ये बताइए कि आप कितनी जीतने जा रहे हैं। आपका जो पीडीए का फार्मूला है, आप पीडीए के फार्मूला के तहत आप कहते हैं कि उपचुनाव में मैं जा रहा हूं, तो अब आपको सीटें कितनी मिलेंगी? क्या आप सब जीतने जा रहे हैं या सब हारने जा रहे हैं? बहस अब राम गोपाल जी चले गए चुनाव आयोग में, उन्होंने कहा भाई ये हो रहा है। अरे भाई कहां हो रहा है? आप प्रूफ दीजिए, सत्यता बताइए अपना। आरोप प्रत्यारोप लगाना तो आसान है, लेकिन आप बताइए कि कौन से 20,000 वोट उन्होंने कम किए, कहां कम किए? यही वोटर लिस्ट चुनाव आयोग बनाता है। लोकसभा चुनाव में भी इसी वोटर लिस्ट के आधार पे 1.5 महीने के अंदर वोटर लिस्ट में कटौती नहीं होती है। डीएम के बाकायदा निर्वाचन सूची जारी होती है, डीएम उसका एक वो होता है पूरी बाकायदा उसकी। यही तो वो कहना चाहते हैं कि यहीं से चीजें मैनेज हो जाती हैं, इसीलिए मुस्लिम यादव अधिकारियों को वहां नहीं रहने दिया जा रहा। ऐसा हो गया कि 20,000 वोट बीजेपी ने हटा दिए। किस तरीके की बातें हैं भाई? ये जनता को भ्रम फैलाना, जनता को भ्रमित करना, यही काम है आपका। अरे आप मेहनत करके चुनाव जीत के दिखाइए। पीडीए फार्मूला आपको 37 सीटें मिली। ठीक है प्रभात जी, अनुराग जी जवाब दे रहे, बोलिए अनुराग जी। देखिए शायद वो साथी भूल रहे हैं कि भाई हम 37 सीटें जीत के आए हैं। हम भ्रमित नहीं करते, 37 सीटें जनता का आशीर्वाद मिला है तभी 37 सीटें जीते हैं। वो यही तो याद दिला रहे हैं, तब आपको वोटर लिस्ट से गायब लोग नहीं दिखे थे, तब कौन अधिकारी कहाँ पोस्टेड था उसका जिक्र आपने नहीं किया, तब ईवीएम को लेकर भी आपने कुछ नहीं कहा। यही तो याद दिलाया जा रहा है। सवाल 37 सीट आई तो सब सही। अरे वही तो सवाल तब भी हमने उठाया था, चुनाव से पहले उठाया था ना। चुनाव नतीजे आते हैं उसके बाद एक बार भी किसी के मुंह से नहीं निकला। क्या हो रहा है? आपके युवा क्या कर रहे हैं? अरे चुनाव के पहले भी उठाया था, चुनाव के बाद भी उठाया और सदन में खड़े होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि 80 सीटें भी जीत जाते हैं, तभी हम ईवीएम पे सवाल उठाते।
क्या बात कर रहे हो आप? अरे हम लोग बीजेपी की तरह थोड़ी अरे है भाई, कि झूठ बोलेंगे ठीक और है। झूठ बोल के वोट ले लेंगे। अरे ये तो वो लोग हैं जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, भूल जाते हैं रोजगार क्या था। ये तो वो लोग हैं 15 लाख रुपए। ठीक है, चलिए आप आरोप लगा रहे हैं कि वोटर्स को लिस्ट से हटाना या वोटर्स को लिस्ट में ऐड करना, इसमें डीएम की अहम भूमिका होती है। और हमारे बीच में विजय शंकर पांडे जी हैं, पूर्व आईएएस है। ठीक है प्रभात जी, एक सेकंड अनुराग जी। विजय शंकर जी आपसे समझना चाहते हैं बस इसी बात को लेकर, यहां पर अगर डीएम की बात की जाए, प्रशासनिक अधिकारी की बात की जाए, तो वोटर्स का ऐड होना या माइनस होना, उस पूरे प्रोसेस में अधिकारी का अहम रोल है। तो अब उस कुर्सी पे कौन बैठा है, किसको सूट कर रहा है, कोई उसको कास्ट फैक्टर से सूटेबल मान रहा है तो कोई उसे अपनी तरह से सूटेबल मान रहा है, उसको लेकर राजनीति की जा रही है। उस प्रक्रिया को जरा समझाइए, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है और क्या ये सिंगल हैंडेड फैसला हो सकता है किसी का? देखिए, इस समय वर्तमान में अगर मैं सबके संज्ञान में तथ्य लाना चाहूंगा। हाँ। आज वोटर बनने के लिए आपको डीएम के पास नहीं जाना, आप सीधे ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की साइट पर आप सीधे अप्लाई करिए, सीधे बनेंगे आप। उसके बाद हर एक जिसे कहते हैं पोलिंग बूथ का एक बीएलओ बना हुआ है, वोटर जो उसका लाइजा ऑफिसर बना हुआ है, जिसका नंबर, मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, आप उसको फोन करके कर लीजिए। देखिए, अगर आप जैसे कहते हैं, अगर आप जागरूक है, आपका न कोई नाम काट सकता है, न आप कोई वोटर लिस्ट हटा सकता है। लेकिन अगर आप समय पर अपना लिस्ट देखकर अपना नाम नहीं देखते, आप ये जैसे पुनरीक्षण होता है, पुनरीक्षण में हमेशा ये जागरूकता वोटर की होती है। मेरा ये कहना है कि व्यवस्था इतनी व्यापक है और इतने ज्यादा स्तर बन गए हैं अब मॉनिटरिंग के कि वोटर ये कहे कि मेरा नाम हटा दिया गया, ये मान्य नहीं सर, एक केस मैं आपके सामने रख रही हूँ। चलिए, अगर शहरों की बात हो या ऐसी जनरेशन जो पूरी तरह से डिजिटल अवेयर है, इंटरनेट पर रहती है, उसने अपने आप को सर्च किया मैं कहाँ का वोटर हूँ, या उसने अपने आप को अपडेट रखा। लेकिन एक ऐसा जो आप थोड़ा सा गांव कस्बे में चले जाइए, जो आज भी कहते हैं कि पर्ची हमारे घर आई या पर्ची हमारे घर नहीं पहुंची और तब पता चला कि हमारा तो नाम ही कट गया, तो ऐसे केस में इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? ये जो वोटर लेवल अफसर है, ये सब गांव शहर दोनों के लिए है। और मैं आपसे बताऊं, इनके देखिए थोड़ा सा मैंने जैसे कहा ना कि अगर आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते अपने वोटर बनने के राइट पर, तो इस तरह की गड़बड़ियां होने की संभावना बनी रहती है। मैं बिल्कुल साफ इसको स्वीकार करूंगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो भी लोग समाज में, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी के लोग चाहते हैं कि वोटर बने, तो ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनके कार्यकर्ताओं उनको ऐड कराना, ऐड कराना। और इसके लिए अभियान भी चलते हैं, वो चुनाव आयोग भी चलाता है, वो पार्टी से संबंधित लोग भी चलाते हैं, लोगों के RWAs पंचायत स्तर पे भी ऐसे अभियान चलते हैं। एक सेकंड अनुराग जी, समीर जी पहले समीर जी, फिर उसके बाद अनुराग जी जवाब देंगे। बोले समीर जी। नहीं, इसके मतलब विजय शंकर जी मान रहे हैं ना कि गड़बड़ी होती है। हाँ, उन्होंने एडमिट किया कि अगर ऐसा रूरल एरिया है और एकदम से पर्ची नहीं पहुंचती और किसी को पता लगता है कि भाई नहीं बन पाए और पर्सनली अपडेट रहना जरूरी है, ऐसे उन्होंने सलाह दी। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, हम सरकार में है, हमारी सरकार है, ये आरोप लगाते हैं कि साहब एक सेकंड अनुराग जी, अगर हम बात स्पष्टता से रख पाएंगे, थोड़ा सब्र कर लेंगे। समीर जी की बात आने दीजिए, मैं आपको समय दे दूंगा। हम कई सीटें 2000 और 3000 से हारे, हम निष्पक्ष चुनाव कराते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये वोट लूटते थे, ये बूथ कैप्चरिंग करते थे। कन्नौज का वो नीरज तिवारी न्याय मांग रहा है, जिसने फर्जी वोटिंग का विरोध किया था, तो उसका गला काट दिया गया था। अनुराग जी, आप इसका जवाब क्यों नहीं देते कि नीरज तिवारी का गला किसने काटा था? वो कौन शख्स था जिसने फर्जी वोटिंग की विरोध करने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का गला काटा था? आप वोट लूटते थे, आप जाति की बात करते हो, आप धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हो, आप सांप्रदायिकता फैलाते हो, आप उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हो, आप उत्तर प्रदेश का विकास नहीं चाहते हो, आपको हार का डर सता रहा है, आप हारने वाले हो। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जा रहा है, आपकी लोटियां डूब रही है निरंतर। रहने वाला किसी ब्लॉक का है, वोटर कहीं आप बना देते हो, ये आप जानबूझ के करते हो। इसके मतलब किसका वोट कटा, किसका वोट बढ़ा, ये आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ठीक है, आप दोनों खामोश हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। सपा बीजेपी आपसी वाद विवाद नहीं, आपसी वाद विवाद नहीं, आप दोनों शांत होइए। प्रभात त्रिपाठी जी, मेरा सवाल है, अब ये जो वोटर लिस्ट से नाम हटने की या गायब होने की बात है या ऐड होने वाली बात है,
तो ऐसा अभियान चुनावों से पहले चुनाव आयोग के द्वारा भी चलाया जाता है, प्रशासन के द्वारा भी चलाया जाता है, और पार्टीज खुद भी इनिशिएटिव लेती है कि वो अपने वोटर्स को ऐड कराएं। सबको पता होता है किस इलाके में कौन रहता है, कहां से कितना वोटर है, उसको जाकर के प्रॉपर वो रजिस्टर्ड है नहीं है, पर्ची आई नहीं आई, लोगों को घरों से निकालना, ये सारी एक्सरसाइजेज राजनीतिक दलों की होती है। तो अब एक सेकेंड अनुराग जी, सवाल पूरा होने दीजिए। नाम ऐड करवाना ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि लूप होल कहाँ है कि अचानक से 20,000 वोटर गायब हो गया और किसी और का 20,000 प्रकट हो गया? कहाँ गुंजाइश बचती है? आस्था जी, हाँ। आस्था जी, सरकार क्यों भागती है अपनी जिम्मेदारी? आस्था जी, बड़े ताज्जुब की बात है कि राम गोपाल जी ने 20,000 का वो फिगर बताया जिससे वो हारने जा रहे हैं। हर उपचुनाव वो 20,000 वोट से हारने जा रहे हैं। उनके दिमाग में ये जो चीज चल रही है कि मतदाता के बीच रखें और चुनाव को प्रभावित करें और आरोप लगाएं। अरे भाई, ट्रांसफर पोस्टिंग इनके सरकार में नहीं होती थी क्या इनकी सरकार जब थी तो सारे उपचुनाव उन्होंने कैसे जीते? इसका ये जवाब नहीं है। और हमारे जो IAS अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया है। जब आप इलेक्शन प्रोसेस में वेबसाइट में जाएंगे, ऐसे किसी के नाम नहीं हट जाएंगे। 20,000 वोटर अनुराग जी, जवाब सुनिए, शांत रहिए। की असेंबली होती है, इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं, इसी तरह से दे रहे हैं। अरे इस तरीके की अफवाहें फैला के आप बताइए वोटर लिस्ट में नाम गायब होता है नहीं होता? पहले हाँ ना बताइए, बेईमानी कर रही है। बताइए वोटर अरे इसी ईवीएम ने आपको गायब होता है नहीं होता है? अनुराग भदौरिया, आप अपनी सरकार में चोरी करते थे, वोटरों के नाम आप चोरी करते थे अपनी सरकार में, इस सरकार में नहीं होता है। वो चोरी करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में रहता है। हम पारदर्शी तरीके से निर्णय लेते हैं, पारदर्शी तरीके से काम करते हैं, हम चुनाव भी पारदर्शी तरीके से लड़ते हैं। जाति का खेल आप खेलते हो, वोट चोरी आप करते हो, वोट पर डाका आप डालते हो, ईवीएम कब्जा आप करते हो। आप दोनों शांत हो जाइए। तमजीद जी हमारे बीच में है, कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है समीर जी, बात आ गई, अनुराग जी आपकी भी बात आ गई। लास्ट 1 मिनट का वक्त है, लास्ट 1 मिनट का वक्त है, सबको अपनी अपनी बात कह लेने दीजिए। तमजीद जी, बार बार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना विपक्षी पार्टियों द्वारा या किसी के भी द्वारा, ये जनता के बीच में से भरोसा नहीं कम करेगा। इलेक्शन को लेकर, चुनावों को लेकर सिर्फ राजनीति के लिए सवाल उठाए जाएंगे। जी, जनता भी ये चाह रही है कि एक बड़ा चुनाव सुधार होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जनता के बीच भी आप जाइए तो उनको ईवीएम पे बहुत बड़ी शंका है और वो सवाल हम लोग उठाते रहते हैं, फिर सवाल तब और बड़ा हो जाता है। आप जनता के नाम क्यों लगा रहे हैं तमजीद? आप लोगों को समस्या है ना, वो जनता उसी ईवीएम से वोट देती है और किसी बूथ के बाहर खड़े होकर नहीं कहता कि हम बैलेट पेपर से वोट देना चाहते हैं अगली बार। कौशिक जी, आपकी दिक्कत है, आप बोलिए कि भाई ईवीएम से आपको दिक्कत है। नहीं, बात सुनिए, आप जनता पे डाल रहे हैं ना उसको। नहीं, बिल्कुल जनता में ये सवाल है। और दूसरी बात, जब हम चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछते हैं तो जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों देती है? अगर कोई खत लिखा है समाजवादी पार्टी ने तो चुनाव आयोग को उसका जवाब देने दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाब देने लगती है तो शक और गहरा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी। 10 सेकंड समीर जी, फिर शोभा चुनाव आयोग से पूछा तो चुनाव आयोग को जवाब देने तो जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां से आ जाती है? बीजेपी पर आरोप लगाओगे तो जवाब कौन देगा? सुनिए मेरी बात, सबसे ज्यादा संवैधानिक संस्थाओं का तो दुरुपयोग आपने किया। सबसे ज्यादा संवैधानिक व्याकुल को क्यों हो रहा है भाई? हम सवाल चुनाव, चलिए वो ये कह रहे हैं कि आप प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाएंगे और जवाब तो सरकार की तरफ से आएगा। बहरहाल वक्त खत्म हो गया। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रामगोपाल यादव ने बीजेपी की ऑफिशियल शिकायत की है चुनाव आयोग से और वहां जाकर यूपी सरकार के खिलाफ ये शिकायत दी है। उपचुनाव से पहले अधिकारियों को उन जगहों से हटाने का आरोप लगाया है और आरोप लगाया कि मुस्लिम और यादव अधिकारियों को उपचुनाव वाली सीटों से जानबूझकर दूर रखा जा रहा है, हटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हर सीट पर 20,000 वोटर काटने की तैयारी में है और बीजेपी का 20,000 वोट जोड़ने का टारगेट है। अब इस पर समाजवादी पार्टी ने भी वार किया और कहा कि उपचुनाव से पहले की नौटंकी शुरू हो गई है और अब एसपी हार के बहाने तलाश रही है। तो ये वार पलटवार का जो सिलसिला है उपचुनाव से पहले शुरू हो चुका है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।